दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी सीरीज में आज की वीडियो में प्रस्तुत है 9वीं कक्षा के भूगोल समकालीन भारत भाग 1 का अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप। इस अध्याय में हम भारत के प्रमुख भौतिक स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभाजन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है और आप किस प्रकार के भू क्षेत्र या भूभाग में रहते हैं आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलान और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में देखा जाए तो हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह सभी प्रकार की भू आकृतियाँ भारत में पाई जाती हैं। दोस्तों भू आकृतियाँ लैंडस्केप या जो है भू क्षेत्र, तो पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह ये भौतिक स्वरूप के विभाजन के आधार भी हैं। दोस्तों भारत की भूमि जो है बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर देखा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, लेकिन हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है और हिमालय और उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। तो देखिए भूगर्भीय तौर पे जो प्रायद्वीपीय पठार है जिसको कि दक्षिण भारत का भाग कहा जाता है, ये पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है और हिमालय और उत्तरी मैदान जो हैं ये हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं, यानी ये प्रायद्वीपीय पठार से नवीन स्थलाकृतियां हैं। और भूगर्भ वैज्ञानिक जो पृथ्वी के अंदर के जो है परिवर्तन और पृथ्वी के अंदर क्या है उन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां और तेज बहने वाली नदियां हैं। उत्तरी मैदान जो हैं वो जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं और प्रायद्वीपीय पठार जो है वो आग्नेय और रूपांतरित शैलों से वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना है। दोस्तों भारत के जो भौगोलिक वितरण है उसको अध्ययन की सुविधा के आकार पे कुछ वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला पहला भाग है, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और छठा द्वीप समूह। तो भारत के प्रमुख भौगोलिक स्थलों को या स्थलाकृतियों को इन 6 भागों में बांटकर आसानी से पढ़ा जा सकता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर एक मैप दिया है, इसमें हिमालय पर्वत के विस्तार को दर्शाया गया है। सबसे ऊपर देखिए यहाँ पामीर ग्रंथि है जिसे पर्वतों की गांठ कहा जाता है। पामीर से ही अनेक पर्वत श्रृंखलाएं निकली हुई हैं। पामीर का पठार है और यहाँ से देखिए पश्चिम की तरफ हिंदू कुश पर्वत श्रेणी और पूरब दिशा में कुनलुन पर्वत श्रेणी विस्तारित हुई है। इसके अलावा उत्तर में जो है जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, यहाँ पर काराकोरम श्रेणी है, उसके बाद उसके दक्षिण में लद्दाख श्रेणी, फिर उसके दक्षिण में जास्कर श्रेणी है। ये सभी श्रेणियां हिमालय पर्वतमाला के भाग हैं। दोस्तों जो है जास्कर श्रेणी के जो है दक्षिण में शिवालिक श्रेणी पाई जाती है और यहाँ पर विभिन्न पर्वत चोटियाँ स्थित हैं और इनकी ऊंचाई बहुत अधिक है। हिमालय पर्वत श्रेणी जो है दुनिया में सर्वाधिक ऊंचा है। यहाँ पर देखिए गुरला मंदाता, अन्नपूर्णा श्रेणी, एवरेस्ट पर्वत, कंचनजंगा पर्वत, बहुत सारे ऊंचे पर्वत श्रेणियाँ या पर्वत चोटियाँ स्थित हैं। यहाँ पर देखिए पाकिस्तान वाले हिस्से में सुलेमान श्रेणी है और जो ये हमारा हिमालय पर्वत श्रेणी है इसका विस्तार पामीर ग्रंथि से लेकर जो है संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत तक फैला हुआ है। तो आप हिमालय के विस्तार को, हिमालय पर्वतमाला के विस्तार को यहाँ पर देख सकते हैं। जो गहरे डार्क जो है रेड कलर, मैरून कलर में जो दिखाया गया है ये सर्वाधिक ऊंचा स्थान है और जो उससे हल्के होते जा रहे हैं कलर हैं वो निचली पर्वत श्रेणियों को दर्शाते हैं।
तो आइए देखते हैं जो भौगोलिक वितरण के आधार पर सुविधा की अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जो भौगोलिक वितरण किया गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूहों का, उनको हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो भौगोलिक विभाजन किया जाता है अध्ययन के लिए वो है हिमालय पर्वत। तो दोस्तों हिमालय पर्वत के बारे में आपने देख लिया है अभी। भारत की उत्तरी सीमा पर ये विस्तृत है हिमालय, और भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट के दृष्टिकोण से ये वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। और ये पर्वत श्रृंखला जो है उत्तर पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई हैं। दोस्तों हिमालय जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। दोस्तों 2400 किलोमीटर यानी 2400 किलोमीटर की लंबाई में इसका विस्तार है और लंबाई में ये फैलते हुए एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई यानी हिमालय पर्वत की चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। जो हमारा पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है और अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। और इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में गहरी घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं, जो श्रृंखला सबसे उत्तर में है। जैसे अगर जो आप यहाँ पे एक नॉर्थ एंड साउथ का, नॉर्थ और साउथ, सबसे उत्तरी में, सबसे उत्तर में जो हमारी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, इसको हम महान हिमालय या ग्रेट हिमालयन रेंज कहते हैं। इसको हिमाद्री भी कहा जाता है और ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर, यानी जो हमारे सर्वाधिक ऊंचे शिखर हिमालय पर्वत के सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, वो इसी महान हिमालय श्रेणी में आती हैं। और इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। तो आइए कुछ मुख्य शिखरों के बारे में या मुख्य चोटियों के बारे में जान लेते हैं। माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। कंचनजंगा ये भारत में है, 8598 मीटर ऊंचाई है। मकालू ये नेपाल में स्थित है, 8481 मीटर। धौलागिरी 8172 मीटर ऊंचाई है इसकी और ये नेपाल में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में नंगा पर्वत भारत में है 8126 मीटर, अन्नपूर्णा नेपाल में है 8078 मीटर, नंदा देवी भारत में है, इसकी स्थिति 7817 मीटर, कामेट जो है दोस्तों भारत में है 7756 मीटर, नामचा बरुआ पर्वत श्रेणी या पर्वत चोटी ये भारत में स्थित है, 7756 मीटर ऊंचाई है, और गुरुला मंधाता नेपाल में 7728 मीटर इसकी ऊंचाई है। दोस्तों महान हिमालय जो है उसका जो वलय है उसकी प्रकृति असममित है, यानी उसकी बनावट एक बराबर नहीं है। हिमालय के इस भाग का क्रोड जो है ये ग्रेनाइट का बना हुआ है और ये श्रृंखला जो महान हिमालय श्रृंखला है ये अत्यधिक ऊंचाई पे है और हमेशा बर्फ से ढकी रहती है और इसमें बहुत सारी हिमानियों का प्रवाह होता रहता है। अब जो दूसरी पर्वत श्रेणी है वो है हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला। ये अत्यधिक असम है और हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। तो सबसे उत्तर में महान हिमालय, उसके दक्षिण में दोस्तों हिमाचल या निम्न हिमालय श्रेणी है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण जो है अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी जो औसत ऊंचाई है 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच और औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाब श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार और महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी और हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां स्थित हैं और इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो पहाड़ी नगरों के लिए, हिल स्टेशन के लिए जो विख्यात है वो मध्य हिमालय या फिर इसको हिमाचल श्रेणी या निम्न श्रेणी में स्थित हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला या सबसे दक्षिणी श्रृंखला जो है उसे शिवालिक श्रेणी कहा जाता है।
इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर और औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। और ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ये घाटियां जो हैं बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं और निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून जो हैं वो देहरादून, कोटली दून और पाटली दून हैं। तो देखिए दून क्या है, तो निम्न हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून कहा जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण देहरादून, कोटली दून और पाटली दून है। तो आपने देखा कि हिमालय का जो विस्तार है, हिमालय पर्वत, उसके बारे में आपने समझ लिया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 1 नंबर है भारत के प्राकृतिक विभाजन या भौतिक विभाजन में जो हम पढ़ रहे हैं हिमालय पर्वत, उसको 1 नंबर पे देखा जा सकता है। पामीर की ग्रंथि हमने देख लिया था, पामीर की ग्रंथि है और यहाँ से कई पर्वत श्रेणियाँ निकली हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है और फिर सबसे बाद में शिवालिक श्रेणी है। तो जो सबसे उत्तरी श्रेणी है दोस्तों, उसको ग्रेट हिमालय या महान हिमालय कहा जाता है। बीच की श्रेणी जो है निम्न हिमालय या हिमाचल श्रेणी है और सबसे बाहरी यानी दक्षिणी श्रेणी जो है उसको शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं हम दूसरा जो अभी हम हिमालय पर्वत के बारे में, ये देखिए एक चित्र है हिमालय पर्वत का। दोस्तों इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है और ये वर्गीकरण जो है वो नदी घाटी की सीमाओं के आधार पर किए गए हैं। जैसे सतलज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है। पश्चिम से पूर्व तक इसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय कहा जाता है और काली तथा तीस्ता नदियां नेपाल हिमालय का और तीस्ता और दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, हिमालय पर्वत का जो वर्गीकरण है केवल समानांतर आधार पर ही नहीं बल्कि नदियों के आधार पर, नदी घाटी की सीमाओं के आधार पर इसका वर्गीकरण पंजाब हिमालय, हिमाचल हिमालय, कुमायूं हिमालय और इसके अलावा असम हिमालय आदि नामों से किया गया है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है और दिहांग महाखड्ड यानी दिहांग गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है और इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से गुजरती हैं और मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसादी शैल हैं इनसे बनती हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं और अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं और घाटियों के रूप में फैली हुई हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। आप इसको चित्र के द्वारा भी, मानचित्र में भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की जो है पूर्वी सीमा बनाता है और यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया आदि पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। अब आइए देखिए दोस्तों दूसरा जो भौतिक विभाजन किया गया है वो है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान पढ़ने से पहले सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं मानचित्र में उत्तरी मैदान को कहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये जो क्षेत्र है दोस्तों हिमालय पर्वतमाला के नीचे वाला क्षेत्र, ये यहाँ पर ये उत्तरी मैदान का क्षेत्र है जो नदियों द्वारा लाई गई जो है उपजाऊ मिट्टी से बना हुआ है। तो आपने देख लिया ये स्थित कहाँ पर है, उत्तरी मैदान। दोस्तों उत्तरी मैदान जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रमुख नदी प्रणाली यानी रिवर सिस्टम जो कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से बना है। ये मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है और लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन या द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है जिससे इन उपजाऊ मैदानों का निर्माण हुआ है। जो उत्तर के मैदान है दोस्तों, उत्तर का या नदियों का विशाल मैदान, इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है और ये मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और
240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। दोस्तों ये जो उत्तर का मैदान है ये अत्यधिक बसावट यानी सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ पर मृदा समृद्ध है और पर्याप्त पानी की उपलब्धता तथा अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से ये भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है और यहाँ की भूमि सम है, मकान बनाना, सड़कें बनाना आसान है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है। दोस्तों उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। दोस्तों आपको जानकारी होनी चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यहाँ पर लोगों का निवास भी है। तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में है और इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। दोस्तों जो नदियां हैं अपने निचले भाग में गाद एकत्रित करती हैं और गाद एकत्र हो जाने के कारण ये बहुत सी धाराओं में बट जाती हैं। इन धाराओं को वितरिका कहा जाता है। दोस्तों उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में बांटा गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु और इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु और इसकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज ये हिमालय से निकलती हैं और मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। दोस्तों गंगा के मैदान का विस्तार घग्घर और तीस्ता नदियों के बीच है। ये उत्तरी भारत के राज्यों जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग और पश्चिमी बंगाल में गंगा के मैदान का विस्तार है और ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम में विशेषकर असम में स्थित है। इसके अलावा उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावच में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में किया जाता है, यानी उत्तर का मैदान बहुत अधिक समतल स्थल है। दोस्तों इन विस्तृत मैदानों को भौगोलिक आकृतियों में लेकिन विविधता पाई जाती है। आकृतिक विविधता के आधार पर देखा जाए तो उत्तरी मैदानों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं और इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं और नदियां पुनः निकल आती हैं और नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे कि तराई कहा जाता है। तराई प्रदेश दोस्तों वन्य प्राणियों से भरा हुआ है और ये घने जंगलों वाला क्षेत्र था। बंटवारे के बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा गया और इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति जानते हैं आप। दुधवा नेशनल पार्क दोस्तों उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। लखीमपुर जिले में, लखीमपुर खीरी जिले में उत्तर प्रदेश के स्थित है। दोस्तों उत्तरी मैदान का जो सबसे विशालतम भाग है पुराने जलोढ़ का बना हुआ है और वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर में स्थित है और वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगड़, भांगर कहा जाता है। तो खादर और भांगर 2 क्षेत्र हैं दोस्तों। नदियों के बाढ़ वाले मैदान यानी जो है वो भांगर प्रदेश कहलाता है और पुराना क्षेत्र जो है खादर कहलाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। इसको स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। दोस्तों बाढ़ वाले मैदानों के नए युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे क्षेत्र जो बाढ़ वाले मैदान के नए निक्षेप हैं इन्हें खादर कहा जाता है और पुराने को भांगड़ कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष जो है खादर का पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये बहुत उपजाऊ होते हैं और गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। दोस्तों दोआब के बारे में आप क्या जानते हैं? तो दोआब का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच का भाग। दोस्तों दोआब शब्द का जो है अर्थ होता है 2 प्लस आब यानी पानी। इस प्रकार पंजाब जो है वो 5 नदियों के से मिलकर बना हुआ है, जिसको पंजाब जो है ये सिंधु
और इसकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज 5 नदियों के विस्तार वाले क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र से पंजाब का निर्माण हुआ है। दोस्तों तीसरा जो विभाजन है वो प्रायद्वीपीय भारत का विभाजन है। प्रायद्वीपीय भारत के विभाजन को पढ़ने से पहले आइए हम मैप से देख लेते हैं दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत कहाँ पर स्थित है। तो ये जो देखिए ये तीसरा हिस्सा, ये भाग 3, ये प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार यहाँ पर दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख विशेषता क्या है। दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार जो है एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। ये गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना हुआ है और यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। और इस पठारी भाग में चौड़ी और छिछली घाटियाँ और गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के 2 भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। दोस्तों नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो कि मालवा के पठार का अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और विंध्य श्रृंखला के दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बलुई और पथरीले मरुस्थल से ये मिल जाता है और इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा और केन हैं और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ ये बहती हैं। इस प्रकार दोस्तों वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। तो मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है लेकिन पूर्व में संकीर्ण है और इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसके और पूरब के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का जो पठार है वो एक त्रिभुजाकार भूभाग है और ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार को पर जो है सतपुड़ा श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी और मैकाल श्रृंखला इस पठार के जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है उसके पूर्वी विस्तार हैं। भारत के मानचित्र में जब इन पहाड़ियों और श्रृंखलाओं की स्थिति को आप देखेंगे तो दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूरब की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार और उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है और पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, गारो, खासी और जयंतिया। दोस्तों दक्षिण का जो पठार है उसके पूर्वी और पश्चिमी सिरे पे क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट आप जानते हैं दोस्तों, पश्चिमी घाट जो है वो पश्चिमी घाट के समानांतर एक पट्टी में विस्तृत है। ये सतत हैं और उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के मानचित्र पर आप थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट की स्थिति देख सकते हैं और ये महत्वपूर्ण है। आप इससे आपको ये एक प्रश्न भी दिया जा रहा है इस अध्याय के लिए कि थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट की स्थिति आप बताइए कि वो किन राज्यों में स्थित हैं। पश्चिमी घाट जो है दोस्तों वो पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है, यानी पश्चिमी घाट के जो ढाल हैं वो अधिक ऊंचे हैं। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण की नीलगिरी तक है और पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है जबकि पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है। पूर्वी घाट अनियमित हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में दोस्तों पर्वतीय वर्षा होती है और यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है और इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुड़ी चोटी 2695 मीटर और डोडा बेटा 2633 मीटर ऊंची है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय और जावेड़ी की पहाड़ियाँ स्थित हैं और उडक मंडलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है और कोडई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति आप जान सकते हैं।
दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है। तो प्रायद्वीपीय पठार में काली मृदा पाई जाती है जिसको दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। और काली मृदा या दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है और इसके शैल जो हैं आग्नेय शैलों से ये निर्मित हुए हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। दोस्तों अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपरदित और खंडित पहाड़ियाँ हैं और गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई हैं। तो आपने पठारी भाग का जो भौतिक विभाजन है भारत का, दक्षिण का पठारी भाग, उसके बारे में जान लिया। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में भी आपने जाना। ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है दोस्तों और ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। तो आपके लिए एक प्रश्न है, क्वेश्चन है कि पश्चिमी और पूर्वी घाट जहाँ मिलते हैं वहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं, आपको बताना है। अब आइए अगला जो विभाजन है भारत का भौतिक विभाजन, भारतीय मरुस्थल या इंडियन डेजर्ट के रूप में ग्रेट इंडियन डेजर्ट, उसके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। ये बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है और इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है और यहाँ की जलवायु अत्यंत शुष्क है और वनस्पति भी यहाँ पर बहुत कम पाई जाती है। वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। तो राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी लूनी है। दोस्तों बरकान जो कि अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है, इसका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्रफल पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। और यदि आप राजस्थान के जो एक दर्शनीय शहर जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों भारतीय मरुस्थल और महिलाओं को सर पे घड़ा लिए हुए दिखाया गया है। ये काफ़ी लंबी दूरी से पानी लेने जाती हैं। अब आइए देखते हैं अंतिम विभाजन जो भारत का किया गया है तटीय मैदानों के रूप में। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार के किनारे जो है संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है और ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हैं। यानी भारत में जो तटीय मैदान हैं या कोस्टल जो फील्ड हैं वो हमारे अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक इनका विस्तार है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को, पश्चिमी भाग के जो पश्चिमी तट है उसके उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई और गोवा में कहा जाता है। मध्य भाग को कन्नड़ मैदान और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों पश्चिमी घाट जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी तट का उत्तरी भाग मुंबई और गोवा में इसे कोंकण तट कहा जाता है। मध्य भाग को कन्नड़ मैदान और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। और बंगाल की खाड़ी के साथ जो विस्तृत चौड़ा मैदान है उसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। और कई बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। दोस्तों चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है और चिल्का झील एक लैगून झील है। ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पर देखिए एक तटीय मैदान का जो है चित्र दर्शाया गया है जहाँ पर फसलों की खेती की जा रही है। दोस्तों क्या आपको पता है कि चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। तो तटीय मैदानों के बाद अगला जो भारत का विभाजन है भौतिक क्षेत्र का, द्वीप समूह। दोस्तों आप जानते हैं कि भारत का मुख्य स्थल अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। एक द्वीप का समूह जो है अरब सागर में है जिसे लक्षद्वीप कहा जाता है और बंगाल की खाड़ी में स्थित जो द्वीप है उनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। यहाँ पर देखिए एक द्वीप यानी आइलैंड का चित्र यहाँ पर दिया गया है। कैसे समुद्र के बीच में ये एक द्वीप या उभरा हुआ भाग है। दोस्तों
केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप आप जान सकते हैं। लक्षद्वीप कहाँ है? ये द्वीपों का समूह है, छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। इनको जो है लका द्वीप, मिनिकॉय और एमीन द्वीप के नाम से इनको पहले जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। कवारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है और इस द्वीप समूह पर पादप और जंतुओं के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, यहाँ मनुष्य का निवास नहीं है। वहाँ पर एक पक्षी अभयारण्य या बर्ड सेंचुरी स्थित है। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला पर जब आप ध्यान देंगे तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप हैं। इनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है और यह द्वीप आकार में बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं और ये लंबाई में ये उत्तर दक्षिण दिशा में इनका विस्तार है। दोस्तों, यह द्वीप समूह दो भागों में बटा है। उत्तर में अंडमान है और दक्षिण में निकोबार द्वीप। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं और यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप और जंतुओं में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित हैं और यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा ये भाग घने जंगलों से आच्छादित है। दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप पर स्थित है। दोस्तों, विभिन्न भू आकृतिक विभागों का विस्तार विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जो हैं जल और वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न के भंडार हैं। इससे प्राचीन सभ्यताओं के विकास का आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं जिससे देश के औद्योगिकरण को बल मिलता है और तटीय क्षेत्र मत्स्यन और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां दोस्तों भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं पैदा करती हैं। और यहाँ पर एक विशेष जानकारी आपके लिए दे दें। प्रवाल द्वीप जो लक्षद्वीप है उनका निर्माण प्रवालों से हुआ है। दोस्तों, प्रवाल जो हैं वो पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले और गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है और प्रवाल स्राव और प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। प्रवाल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय द्वीप। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये प्रवाल रोधिका का सबसे अच्छा उदाहरण है और प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्स आकार वाले रोधिका होते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने अध्याय 2 देखा, 9वीं कक्षा के एनसीईआरटी भूगोल का अध्याय 2। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो के बीच में या वीडियो के दौरान आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।